एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भारत चीन एलएसी से इस वक्त तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, एलएसी पर गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है। चीन पीछे हटा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज की वजह से चीन को पीछे धकेला गया है। चीन को यह गलतफहमी थी कि भारत पहले की तरह नर्म रवैया दिखाएगा, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसके सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई का न्यू इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत दोस्तों से दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों से आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात की और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत काफी पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। इस दौरान इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को विवाद में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमति बनी और पूरी एलएसी पर जहां जहां भी इस वक्त तनातनी है वहां से सेनाएं पीछे हटेंगी, इस पर सहमति बनी। तीसरी बड़ी खबर, अब भारत चीन के बीच जो भी सीमा विवाद है वो प्रोटोकॉल, जो पहले से स्थापित प्रोटोकॉल है, उनके मुताबिक हल होंगे। दोनों देशों में एलएसी को लेकर आगे बातचीत होती रहेगी। एलएसी को लेकर कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा, इस बात को लेकर भी सहमति बनी है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। उसका असर आज दिखाई दिया जब यह पता चला कि तमाम जगहों से चीन की सेना पीछे हट रही है। आप कह सकते हैं चीन की सेना अब रिवर्स गियर में आ गई है। खासतौर पर गलवान के इलाके में जहां पर खूनी संघर्ष हुआ था, वहां से उसने अपने टेंट भी हटा लिए हैं, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे ले गया है, अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। ऐसा ही तमाम और जो फ्लैश पॉइंट्स थे, वहां से भारतीय सेना ने फिजिकल वेरिफिकेशन करके इस बात की तस्दीक की है कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। पैंगोंग के इलाके के अंदर चीनी सैनिक मौजूद हैं अभी, शायद वहां पर अभी और बातचीत का असर देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा, यह भी जानकारी हमें मिल रही है। जैसा कि इस बातचीत के अंदर साफ हुआ दोनों विशेष प्रतिनिधियों की कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। बड़ी बात यह है कि पहले से स्थापित प्रोटोकॉल्स के तहत बातचीत होगी। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एक बहुत मजबूत मैकेनिज्म अब तक रहा है, जिसके तहत दोनों देश अपने विवादों को सुलझाते रहे हैं। चीन ने आज तक कभी भारत के साथ लगती अपनी सीमा के विवाद को हल नहीं किया। जानबूझकर वो इसे एक फ्लैश पॉइंट बना रहने देना चाहता है, लेकिन भारत ने अब साफ किया है कि ये विवाद भी हल करने होंगे। तो मोटी बात आप समझ लें, चीन झुक रहा है, झुका है, पीछे हटा है, उसे धकेला गया है। भारत की तरफ से जितनी भी कार्रवाइयां हुई, आप याद कीजिए, जैसे ही चीन के इस इंटेंशन की भनक लगी थी, तभी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, चाहे चीन कुछ भी कर ले। उसके बाद आपने कार्रवाइयां होती हुई देखी। भारत ने चीनी ऐप्स को बैन किया, उसका भी बड़ा असर दिखाई दिया। लगभग $50 बिलियन की चपत चीनी कंपनियों को लगी है और ये खबरें हैं कि इन चीनी कंपनियों ने दबाव बनाया अपनी सरकार के ऊपर कि वो इस विवाद को हल करे, क्योंकि इसका एक बड़ा आर्थिक नुकसान उनको हो रहा था। इसके अलावा भारत में तमाम जगहों पर जो ठेके चीनी कंपनियों को मिले थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। भारत में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी भी सेक्टर में चीन की कंपनियों के आने पर बैन लगा दिया गया। रेलवे ने अपना ठेका रद्द कर दिया। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया गया चीन के लिए कि अब कोई फ्री एक्सेस नहीं है उसको भारत के बाजार में, भारत की मार्केट में। इन सारी चीजों का एक असर देखने को मिला और अंत में आपने प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना जो उन्होंने नीमू में दिया, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया, जिस हद तक भी जाना पड़े भारत जाएगा, लेकिन पीछे तो चीन ही हटेगा। हमारे साथ दो बहुत सीनियर मेहमान जुड़ गए हमारे रिपोर्टर्स के अलावा। हमारे साथ हैं भारत की सेना के पूर्व प्रमुख जनरल जे सिंह और हमारे साथ हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन साहब। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष प्रसाद, अमित पालित और विजय लक्ष्मी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। जनरल नरसिम्हन, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं सर। आज 2-3 बहुत बड़ी खबरें हैं। पहले तो ये जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अलोंग द एलएसी, एक या दो जगह से नहीं, पूरी एलएसी पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और किसी भी मतभेद को विवाद नहीं बनने देंगे। इसे आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट मानते हैं और क्या कहेंगे दर्शकों से? ये थैंक यू सौरभ। ये एक अच्छा एक प्रोग्रेस हुआ है ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के ऊपर। ये मैं पिछले भी आपका शो में जब आया था तो यही मैं बताता रहा कि ये बातचीत के ज़रिए और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के ज़रिए इसको सुलझाना चाहिए। ये मान के चलिए कि हमारा जो ज़मीनी हालात है जिसके अंदर हमने ये इंश्योर किया कि चीन की फ़ौज जो है अपना एरिया में ना आए, ये जो है एक अहम एक चीज़ था इसके अंदर।
एक कारण है। दूसरा, हम डटे रहे। दूसरा जो है, हम हर लेवल पे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हर लेवल पे ये बातचीत चलना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से, गवर्नमेंट के तरीके से और मिलिट्री लेवल पे। ये दबाव की वजह से ये जो रिजल्ट है वो आज मिला हमको। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी चालू हुआ है। इसको हर समय पे, हर जगह पे इसको मॉनिटर करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए। इसलिए ये प्रोसेस अभी जारी है, हम केयरफुल रहना चाहिए और इसको इंश्योर करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी हमें कॉशियस रहना है, हम ये ना माने कि कंप्लीट विक्ट्री हो गई है, चीन पूरी तरीके से पीछे चला गया। ये एक प्रक्रिया की शुरुआत लेकिन हो चुकी है, भारत के कदमों का असर दिखाई दे रहा है और चीन इस बात पर सहमत हुआ है कि उसको पीछे जाना पड़ेगा और वो कई जगहों पर दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी भी जुड़ेंगे। जनरल साहब का स्वागत है। मैं एक सवाल लेकिन जनरल सिंह से लेना चाहता हूं। जनरल साहब, अभी के हालात में क्या ये कहना अभी उचित है और सेफ है कि आपने चीन को झुका दिया और चीन पीछे हट गया है? सौरभ, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं और मीडिया को भी कि हमें इसको एक विक्ट्री करके बल्ले बल्ले नहीं करना चाहिए, हमने वाह वाह नहीं करना चाहिए। ये हमको हमारे को शोभा नहीं देता। हम एक बड़ा देश तो हैं, उभरता हुआ सुपर पावर हैं, लेकिन चीन भी बड़ा देश है, उनकी भी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है। अब उन्होंने जो गलत कदम लिया उसको वो वापस कर रहे हैं कदम, और अपने एलएसी की साइड में जहां से वो वापस जा रहे हैं, जहां पर, और जो उन्होंने मोर्चे बनाए, जो उन्होंने फोर्टिफिकेशंस किए, वो तोड़ के हालात जैसे पहले थे वैसे कर रहे हैं। तो हमें इसमें सिर्फ खुशी होनी चाहिए कि हम दोनों देशों के बीच में एक झड़प हुई 15 तारीख को, लेकिन उसके बाद बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है, और जो तनातनी है वो भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से हमने एक्शन लिया उससे संदेश मिल गया चीन को कि भारत के साथ अगर वो गलत कार्रवाई करेंगे तो बहुत सौदा महंगा होगा, और इसीलिए आगे वो ध्यान रखेंगे। अब हमें सोचना है इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हमें यही करना है कि एक तो चीन और हिंदुस्तान के जो वार्तालाप चल रहे हैं ग्राउंड पे, तो मिलिट्री टू मिलिट्री हो रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे भी वार्तालाप चल रहा है और एनएसए लेवल पर भी चल रहा है। तो मैं समझता हूं जब एनएसए लेवल पे चल रहा है उसका मतलब ये है कि हमारा प्रधानमंत्री एनएसए को गाइड कर रहा है, और वहां पर चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके एनएसए के इक्विवेलेंट को गाइड कर रहा है, जो यांग जियाची हैं। वो मिनिस्टर होते थे, अब यांग जियाची डोवाल साहब के साथ वार्तालाप करेंगे। तो कहने का ये मतलब है अभी जो इकोनॉमिक कार्रवाई हमने की उससे झटका लगा चाइना को और उनकी कंपनियों को, और उसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी दुनिया एक साइड हो गई है और चीन अकेला हो गया है, और इसलिए उनको कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा तोहमा लगा है। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि हम होशियार जरूर रहना चाहिए हमें, लेकिन साथ के साथ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हमारा जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, वो कामयाब होगी। और उनका अगर ये प्लान था कि वो कब्जा कर लेंगे हमारी धरती के ऊपर, तो वो कामयाब भी नहीं हुआ और हमने उनके दांत खट्टे किए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर, एक खबर मैं और देना चाहता हूं। अभी तक तो हमने विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसके बारे में आपको बताया। अब ये चीन की तरफ से भी आज वहां के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनसे सवाल किया गया था, जाओ लिजियान से, कि सीमा पर क्या हो रहा है, एलएसी पर क्या हो रहा है। तो उनका यह कहना है कि फ्रंटलाइन ट्रूप्स आर टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स एंड मेकिंग प्रोग्रेस टू डिसएंगेज एंड ईज द टेंशंस इन द गलवान वैली अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद इंडिया। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि जो एलएसी पर गलवान में जो तनाव बना हुआ था वहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसकी आप कह सकते हैं एक तौर पर पुष्टि जो है वो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी हो गई है। जनरल प्रसाद सर, अभी जो बातचीत हुई है अजीत डोभाल साहब के बीच में और उनके स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, क्या आप ये कहेंगे कि ये अभी तक का हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्स है इस विवाद के बीच में उनके साथ? और ये क्यों क्या इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि इस बातचीत से जरूर कोई हल निकल जाएगा?
देखिए, जब भी किसी किस्म का इतना सीरियस कष्ट, इतना सीरियस प्रॉब्लम किसी देश के सामने आती है, तो देश की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक साथ जुट के काम करती है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। भारत में फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, और हमारे एनएसए काम कर रहे हैं, पीएमओ काम कर रहा है। सबकी अपने अपने लेवल में बात कर रही है। ये कह देना कि सिर्फ मिलिट्री ने करवा दिया, या सिर्फ इकोनॉमी की वजह से हो गया, या सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री की वजह से हो गया, या सिर्फ एनएसए की वजह से हो गया, मैं समझता हूँ ये मेरे हिसाब से मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं कहूँगा इसमें सबका हाथ है, सबका हाथ बराबर का हाथ है। देखिए, मिलिट्री का हाथ सबसे बड़ा है। मिलिट्री ने वो करके दिखा दिया कि चाइना को लग गया कि अब मुझे यहाँ पर मिलिट्री सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत कम है। दूसरा, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने दिखा दिया कि अगर आप इस किस्म से आगे चलेंगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिखा दिया कि सारा विश्व आपके अगेंस्ट हो चुका है, अगर आपने रास्ते पर नहीं आएंगे तो पूरा विश्व आपके अगेंस्ट हो जाएगा। साउथ चाइना सी में जिस तरह से तैनात हो रही हैं फोर्सेस, वो आपको और परेशान करेंगी। और साथ साथ पीएमओ ने और एनएसए ने क्लियर मैसेज दे दिया कि देखिए, ये ठीक नहीं है, आपके साथ हमारी संधि हो रखी है, एक हमारी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, हमारी मीटिंग्स होती है, इस पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको मीटिंग के ज़रिए, इस जो हमारा प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके ज़रिए सेटल किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जितनी एजेंसीज हमारी सरकार की हैं, उनका सबका इसमें योगदान रहा है। और इसमें मैं ये केवल नहीं, हाँ, हो सकता है कि लास्ट बिट जो कह रहे हैं आप, वो शायद एनएसए के जरिए मैसेज आया होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ, मैसेज एनएसए के ज़रूर शायद आया होगा आज, वो मैं नहीं कह सकता, उसकी पुष्टि तो आप ही करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑल organs of the government of India have worked together to make sure that the Chinese have no option but to withdraw. Now, आखिरी बात, विड्रॉल मैं अभी नहीं मानता हो गया। चाहे गलवान की बात करें, चाहे आप दिप्सांग प्लेन की बात करें, और चाहे आप पेंगोंगसो लेक की बात करें, जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेंगे, और वेरिफिकेशन के मीन्स आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसके मीन्स एयर फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, ड्रोन्स की जगह फोटोग्राफ है, फिजिकल पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, डेप्थ एरियाज की सर्वेलेंस की ज़रूरत है। तो जब डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप फ्रंट लाइन से जो आपके 4 प्लाटून या 2 कंपनी लगी हुई है वो पीछे हट गई, बल्कि पूरी फौज जो उनकी सपोर्ट में आई हुई है, जैसे उनकी आर्टिलरी, मिसाइल फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, टैंक्स, एपीसीज वगैरह, वो सबको अपनी वही जगह जाना पड़ेगा जहां वो अप्रैल में थे। तब तो माना जाएगा कि डिसएंगेजमेंट हो गई, तब तक डिसएंगेजमेंट नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसके टाइम लगता है, हर एक जगह से एक एक करके विड्रॉल होगा, उसकी एक एक जगह से पुष्टि की जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इस समय नाजुक है, इस पर कोई ऐसा कमेंट करना कि ये मामला बिगड़ जाए टीवी पे, इस तरह का कोई कमेंट कर दें, चाइना के लिए भी अच्छा है। जैसा हमारे पुराने चीफ साहब ने कहा, चाइना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री बनना चाहता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक फौज को दिखाना, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड दिखाना चाहता है, तो उसका ये भ्रम भी रह जाएगा। उसको एक तरीका मिल गया कि वो वापस भी चला जाए, उसकी कोई खास बेइज्जती भी नहीं हुई, ना इज्जत, ना इंडिया की कोई बेइज्जती हुई, बल्कि इंडिया की तो शान बढ़ी है इसमें। तो मैं समझता हूं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ सीरियस मैटर। वी शुड नॉट come to certain conclusions without really going into मेरे ख्याल से सर, आपने, जनरल नरसिम्हन ने और जनरल सिंह ने, तीनों ने एक ही बात कही है, और उस बात का सार ये है कि ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो कुछ हुआ है, कि ये विवाद हल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी ना तो हमें ये मान लेना चाहिए कि पूरी तरीके से वो पीछे चले गए हैं, ना हमें ये मान लेना चाहिए कि ये स्टैंड ऑफ उसी जगह खड़ा हुआ है जहां पर शायद अब से 1 हफ्ता पहले खड़ा हुआ था। कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच का वक्त है, देखना पड़ेगा कि वो कितना और पीछे जाते हैं। हमारे साथ मनीष प्रसाद हैं। सर, थोड़ी देर पहले मनीष ने अपने सोर्सेस से खबर दी, उनके पास ठीक खबर होती है हमेशा। इन्होंने बताया कि फिजिकल वेरिफिकेशन कल और आज में हुआ है, और ज्यादातर जगहों से चीन के जो सैनिक फ्रंट पर थे, कम से कम वो पीछे हटे हैं, ये बात वेरीफाई की जा चुकी है। लेकिन जो जनरल प्रसाद कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सामने जो दिख रहा है केवल वो नहीं, उसके पीछे कितने खड़े हैं, उसके पीछे कितना बिल्डअप है, वो सारा का सारा बंदोबस्त जब तक पीछे नहीं जाता उसे हम कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं कह सकते। मनीष, उस बारे में कोई खबर है? सौरभ,
इस पूरे एरिया को आप पेंगोंगसो से स्टार्ट करें और डीबीओ तक की जाएंगे तो इंडियन आर्मी के सोर्सेज के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म भी किया गया, खासतौर पे गलवान के एरिया में, जैसा जनरल शंकर प्रसाद कह रहे थे या जनरल नरसिम्हन कह रहे थे, ठीक उसी के तर्ज पर अभी मैं आपको रोक रहा हूं मनीष, एक मिनट, एक अपडेट है। चीन की सेना के पीछे हटने पर चीन की तरफ से रिएक्शन है और ये कहा गया है चीन की तरफ से कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हालात में दोनों देशों को साथ मिलकर हल निकालना चाहिए, दोनों देशों को साथ मिलकर इस संकट को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। सुर तो कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं कि चीन की प्रतिक्रिया है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा ना बने। बात को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन खतरा बनने की कोशिश किसने की थी ये सारा विश्व देख रहा है, और खतरा केवल भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए कौन बनने की कोशिश कर रहा था ये सब जानते हैं। तो जनरल सिंह, कुछ आपको सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं अब चीन के या नहीं? बहुत साफ दिख रहे हैं कि चीन ने रियलाइज कर लिया कि अब टाइम निकल गया है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद नहीं होगा और विकासवाद होगा। तो मतलब एक क्लियर है, हम दोनों देशों में बहुत गरीब लोग हैं, चाइना में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। उनके भले के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हमें शांतिपूर्वक अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। अब मैं बहुत खुश हूं कि मीडिया के थ्रू, आप लोगों के टीवी चैनल्स के थ्रू पूरे हिंदुस्तान को दिख तो गया कि गलवान कैसा है, शोक नदी कैसी है और अक्साई चिन कैसा है। नहीं तो पहले लोगों से पूछा जाए अक्साई चिन कहाँ है, हिंदुस्तान में है या चाइना में है, तो उनको पता ही नहीं होता। तो अब पूरे देश को पता लग गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट, एक मतलब भरोसा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, वो कम हो गया था और उसके कारण हमारी पेट्रोल जाती थी उनको शक लगता था, उनकी पेट्रोल आती थी तो हमें शक लगता था। तो ये शक जो है, ये ट्रस्ट डेफिसिट को हमने ऊपर की तरफ बढ़ाना है और ये इसको ये पक्का करना है कि दोनों देशों में एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा लेना चाहिए एक दूसरे को। और प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग साहब की जो स्टेटमेंट है कि हम दोनों के देशों की जो एक कोऑपरेशन है, ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, ये इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है या कोऑपरेशन है या मित्रता है या रिलेशनशिप है। जी सर। तो अब जब उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है, खुद शी जिनपिंग ने कहा है, तो मैं समझता हूं कि अपने लफ्जों को वो पूरा ऑनर करेंगे और दोनों देशों में शांतिपूर्वक अपना हम एलएसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सर उम्मीद तो यही करते हैं। जनरल प्रसाद कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर, बोलिए प्लीज। देखिए, इस समय मैं एक और डायमेंशन देना चाहता हूं। मेरी समझ से पूरी इंडिया चाइना हिस्ट्री को अगर आप देखें, इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, तो आई थिंक आज का वक्त सबसे अच्छा वक्त आ गया है। This is the best opportunity both nations have got to finally settle the international border between India and China. इस समय केवल डिसएंगेजमेंट में न छोड़ दीजिए आप। इस समय इस जो माहौल खड़ा हुआ है, जो पिछले 1.5-2-3 महीने से चल रहा है और अभी निकलते निकलते इसमें से महीना भर और लग जाएगा, इस समय को पूरी तरह से इस्तेमाल अगर में लाना है तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इस समय चाइना को फोर्स कीजिए कि एक्चुअल बॉर्डर की डिमार्केशन कर ली जाए। इसमें अब कोई और ज़्यादा बातचीत की गुंजाइश नहीं है। 20-25 मीटिंगें हो चुकी हैं, उससे कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। इस समय अगर इस बात को ठोक के किया जाए तो मुझे लगता है शायद बॉर्डर फाइनली सेटल हो सकेगा। उसके बाद क्या हो कि हर साल जो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपनी परसेप्शन बदल देता है कि जी मेरी आज परसेप्शन यहाँ है, फिंगर 8 पे, कल हो जाएगी 4 पे, कल 3 पे, या मेरा PP4 या PP10 जो भी है, मेरी यहाँ थी कल यहाँ थी। रोज हर साल वो अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो परसेप्शन लाइन, उसको बदल देता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आई एम सेइंग फॉर मेनी टाइम्स, इस समय इस चीज को ठोक बजा के फाइनल बॉर्डर सेटलमेंट में कर लिया जाए तो मैं समझता हूं दोनों देशों के हित में रहेगा और हमारा ट्रेड फिर से बढ़ सकेगा। ये तो बहुत जरूरी बात है सर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जनरल नरसिम्हन, जो जनरल प्रसाद ने कहा, क्या आप चीन को आज मजबूर कर सकते हैं कि आप अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कीजिए हमेशा के लिए, फॉर गॉड सेक, ये विषय बार बार ना उठें? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है।
ये आपको हमको समझना चाहिए, ये एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है। जो एलएसी के ऊपर चीन ने जो दबाव डाला था वो हट रहा है। इसके अगला कदम जो होगा वो एलएसी को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ठीक तरीके से परख के उसको पहले अलाइन कर लें। उसके बाद में आएगा ये बाउंड्री का जो विवाद है उसको खत्म करने की बात। ये इतना जो मैं भी मानता हूं या मैं भी समझता हूं, अगर जिस प्रकार से जनरल शंकर प्रसाद साहब ने बोला उस हिसाब से हो जाता तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखने से पता चलेगा ये इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन पहला जो कदम है डिसएंगेजमेंट का, उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें पहले। उसके बाद में एलएसी को ठीक तरीके से समझ लें। उसके बाद में बाउंड्री विवाद को खत्म करने के बाद में सोचेंगे। मैं समझता हूं कि हालांकि एक माहौल सा बना हुआ अभी करने का, लेकिन ये टाइम लेने वाला एक मामला है। ये तो बात ठीक है सर कि बिल्कुल विषय बहुत समय लेगा, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, पहले तो कोई विवाद सुलझाने के लिए दोनों तरफ से मंशा होनी चाहिए। हमारी मंशा हमेशा रही है, उनकी मंशा कभी नहीं रही है। अब ऐसी परिस्थिति में या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को फोर्स कर सके कि नहीं भाई आप टेबल पर बैठिए और इसको खत्म कीजिए। क्या हम उस परिस्थिति में हैं और क्या हमारी वो नियत है करने की? नियत के बारे में तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। नियत तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम उसको फोर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बात थोड़ा सोचने वाली बात है। हालांकि जैसे शंकर प्रसाद साहब ने बोला है कि हर जगह से अभी चीन दबाव के अंदर है, दबाव हर चीज के अंदर दबाव है उसका। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी ये जो बाउंड्री का जो मामला है वो थोड़ा टाइम लेने वाली बात है। हम इतना जोर नहीं डाल पाएंगे कि कल ही इसको खत्म करो, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक समझ आ गई है, ये समझ चीन को आ गई है कि इंडिया जो है उसको हम ऐसे धक्का देके नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर किस प्रकार का कोशिश करेंगे तो हमें भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। सर एक मिनट रोक रहा हूं आपको। जनरल प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं इस आपकी बात पर, बोलिए सर। देखिए, मैं जनरल नरसिम्हन से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, परसों बॉर्डर सेटल हो जाएगा। नहीं, एक बड़ी अच्छी इसकी बेस बन गई है, इसकी नींव रख दी गई है। अब इसके आगे बातचीत चलेगी, लेकिन इसको अब छोड़ नहीं देना है। मेरा पॉइंट केवल यह है कि इस बात को अब अपने अलमारी में बंद करके न रख दीजिए कि जी हाँ डिसएंगेजमेंट हो गई, डिप्थीरिया से चले गए, मामला ख़त्म हो गया। नहीं, इस समय इसमें आप डिप्लोमेटिक बातचीत को जोर से कीजिए। सारी जो कमिटीज़ हैं वो बैठें, कहें जी इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी नुकसान हुआ 3 महीने, हमारा भी नुकसान हुआ, ट्रेड का नुकसान हुआ, वर्ल्ड में परेशानी खड़ी हो गई, आपको हो गई, हमें हो गई, हमारी सेना लग गई, आपकी सेना लग गई, कितना बेकार में लड़ाई हुई नहीं, खर्चा हो गया। ये एक मैं मानता हूँ नरसिम्हा साहब से कि जी आज या कल या परसों में एक दिन में होने वाला नहीं। इतनी बड़ी पुरानी परेशानी चली आ रही है और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसे आसानी से सेटल नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट। इसको मत छोड़िए। अब इसी के बदौलत, इसी की बेसिस पे, इसी नींव कर अब आगे बात बढ़ाइए कि देखिए हर साल अपनी एलएसी की परसेप्शन बदली मत कीजिए। इससे कोई फायदा ना आपको होने वाला है ना हमें होने वाला है। आप ये सोचते हैं कि अगले साल फिर आके आप एलएसी बदली कर देंगे और फिर फोर्सेस तैनात हो जाएंगी, वो हर साल हो जाएगा तो क्या फायदा होगा किसी को। तो नरसिम्हा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन तो यही है कि दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रोसीड फर्दर शुड नॉट बी लॉस्ट। राइट सर, ठीक है सर। चीन ने विवाद शुरू किया, लेकिन भारत को अब इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए कि उसके साथ अपने सारे विवाद हल कर ले। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद एक अपडेट अपने रिपोर्टर से भी हम लेंगे, जल्द लौटते हैं। तो ये आज की एक बड़ी और बड़ी अच्छी सकारात्मक खबर है, वो ये कि भारत ने जिस भी तरीके से चीन के ऊपर दबाव डाला उसका असर दिखाई दे रहा है और कई जगहों से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। चीनी सैनिक पीछे जा रहे हैं, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी लगातार की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। लेकिन कई जगहों से उन्होंने अपने सैनिकों समेत अपना साजो सामान पीछे हटाना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की अपडेट है, इस वक्त की खबर है। एक बार आपको लद्दाख लेकर चलना चाहते हैं, अमित पालित वहां पर हैं कई हफ्तों से। अमित, ये बताइए, आप एक सेंस दे सकते हैं लोगों को, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि जल्दी भारत ने जितना बिल्डअप किया है वो सब पीछे आ जाएगा, वो भी बहुत अभी तो शुरुआत हुई है इस प्रोसेस की। लेकिन आप वहां बैठे हैं, आप ये बता सकते हैं दर्शकों को कि भारत ने किस कदर दबाव डाला, आपने क्या महसूस किया वहां पर?
जी सौरभ, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बिल्टअप की अगर बात करते हैं तो बिल्टअप में हमें कोई भी 1% में ऐसा नहीं लग रहा कि भारत की ओर से कुछ कम हुआ है। उसकी वजह आपको बता दें, क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पर ही जो ले एयरपोर्ट है जहां से हमारे विमान जो कॉम्बैट ड्रिल के लिए उड़ान भरते हैं, अब से कुछ ही देर पहले MiG-29 कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। तो यानी कि जो एयरफोर्स की जो ड्रिल है लगातार जारी है। दूसरी बात रही कि यहाँ पर जिस तरह से पहले 3 डिवीजन थे, उसके बाद और 2 डिवीजन लाए गए मैदानी इलाकों से, तो जो डिवीजन है यहाँ पर 5 डिवीजन हो गए, चाहे हमारे आर्मर्ड ब्रिगेड्स हो डेप्सांग में, वो वहीं के वहीं पर ही तैनात हैं। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत ने अपना पॉस्चर किया, जिस तरह से भारत ने अपने जो सारे उसके इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उसके फोर्सेस हैं, 40-45 हजार फोर्सेस को खड़ा कर देना, यहाँ पर आके आर्मर्ड ब्रिगेड को लाना, आर्टिलरीज को लाना, आपके बेस्ट ऑफ जो आपके फाइटर्स हैं उनको यहाँ पर तैनात करना, जो LAC तक यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपने पॉस्चर को कितना स्ट्रांग रखा था। दूसरी बात आपको बताएं, जो यहाँ पर लद्दाख में हमने महसूस किया है, जो हमारी बातचीत भी उससे पता लगा, जो एक जो जगह है, जो गलवान वैली को लेकर कभी कंटेस्ट नहीं था, ये कोई भी कभी भी चाइना को इसमें दिक्कत नहीं थी कि गलवान वैली जो PPP पॉइंट 14 भारत का है, भारत का ही है। लेकिन उस जगह से तो पीछे हटने की बात आई। और सबसे खास तौर पर मैं आपको बता दूं, 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए, 4 तारीख को एक खबर आई थी कि वहां से लोगों का हटना शुरू हो रहा है, लेकिन उस पर एक संशय यह था कि क्या वहां पर नदी का पानी बढ़ने की वजह से लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन उसको वेरीफाई किया गया और उसकी खबर आज दिल्ली से आ गई कि वो पीछे हटे। लेकिन आपको बता दें सौरभ, सबसे जरूरी यह बात है कि जो डेप्सांग है और दूसरा जो पेंगोंग है, इस इलाके में हमेशा से चीन ने अपना दावा ठोका है और वहां से लेकिन कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बात यह आई है सामने कि अगर NSA लेवल यानी कि जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच अगर बातचीत शुरू हुई है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो जगह है, चाहे डेप्सांग हो या चाहे फिर पेंगोंग का इलाका हो, इसको लेकर इन दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जरूर बातचीत होगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है, डेप्सांग और पेंगोंग। सौरभ। ठीक है अमित। मनीष, ये चीज भी समझना जरूरी है, अगर आप बता सकें कि इस डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को जिसकी शुरुआत हुई है, इसको हम पूरी तरीके से कामयाब कब मानेंगे? मनीष। और सौरभ, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये जो डिप्लॉयमेंट था, जो ह्यूज डिप्लॉयमेंट चाइनीज PLA की तरफ से किया गया था, खासतौर पे पेंगोंगसो, गलवान, गोगरा, डेप्सांग और एडजॉइनिंग एरियाज में, जब तक वो पूरी तरीके से पीछे नहीं हट जाता, स्टेटस को पे अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन नहीं किया जा सकता, तब तक ये पोजीशन ज्यों की त्यों ही मानी जाएगी। हालांकि एक पॉजिटिव नोट के तौर पर जब दोनों तरफ से बातें की जाने लगी और साथ में मिलिट्री टॉक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स और इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन की मार चाइनीज को सबसे ज्यादा घात के तौर पर उसे पहुंचने लगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब चाइना पीछे बैकफुट पे आएगा। और यही वजह है कि साफ तौर पर संकेत अब मिलने लगे हैं। गलवान के इलाके में खासतौर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग का एरिया, यहां पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट पीछे हुआ है। अब ये 1.5 से 2 किलोमीटर आप इस तरीके से मत देखिए, आप ये देखिए कि पीछे की जो सेना की तादाद थी चाइनीज PLA की, वो अभी ज्यों के त्यों है, लेकिन उनको भी पीछे ले जाने का काम शुरू किया गया है। जो सर्विलांस इक्विपमेंट है भारतीय सेना के, उनसे वेरीफाई किया जा रहा है, सैटेलाइट इमेजेस, साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन पेंगोंगसो अभी भी म्यूचुअल पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि यहां पर नेगोशिएशन टेबल पे अगर अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन नहीं किया जाता, तो ये पूरी तरीके से जो ये पूरा का पूरा टॉक्स लेवल है, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा। क्योंकि चाइनीज PLA को इस समय चांग चेनमो के स्पर के ऊपर से तो वो नीचे आया है, लेकिन फिंगर 5 की पोजीशन उसने खाली नहीं की है। फिंगर 5 की पोजीशन से लेकर फिंगर 8 की पोजीशन तक चाइनीज PLA के 362 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट के जो जवान हैं, करीबन 1000 से 1500 की संख्या में, वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो इसीलिए मेन फ्रिक्शन पॉइंट जो है पेंगोंगसो है, और फेज वाइज ये माना जाना चाहिए कि धीरे धीरे डीएस्केलेट होगा। ठीक है जनरल साहब, देखिए आम आदमी ये जरूर सोच रहा होगा कि चीन ने इतना सब कुछ किया, भारत के साथ अपने संबंध खराब किए, इतना सारा बंदोबस्त लेकर के, सैनिक साजो सामान लेकर के आया, क्या वो ऐसे ही वापस चला जाएगा? जैसा अभी मनीष बता रहे हैं कि पेंगोंग का इलाका अभी भी एक बड़ा झगड़े की वजह बना हुआ है भारत और चीन के बीच में। आपको लगता है कोई बार्गेन स्ट्राइक करना चाहेगा चीन इस वक्त? जनरल सिंह। सौरभ, मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा अपना स्तर को ऊपर ले जाते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, देश की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के ऊपर, चीन का और हिंदुस्तान का। मेरे हिसाब से चीन का ये एक प्लान था कि वो कुछ ऐसे एरियो को कब्जा कर ले जिधर से वो दौलत बेग ओल्दी को, जो हमने सड़क बनाई है, उसको डोमिनेट कर सके, उसमें हमारे को इंटरडिक्ट कर सके, दखल दे सके। तो वो उनका प्लान विफल हो गया।
अब हमारी रणनीति ये है, हम चाहते हैं कि ये पहली कदम जो एलएसी को और बाउंड्री का जो टॉक्स है, ये इनको पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, 1988 से बाद शुरू हुआ, लेकिन उसमें आप जानते हैं कि हमें पहला कदम जो है एक पॉलिटिकल पैरामीटर्स फिक्स किए और गाइडलाइंस फिक्स किए। ये 2005 में चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था वेन जियाबो, वो जब इंडिया में आए और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री से ये एग्रीमेंट किया पॉलिटिकल पैरामीटर्स वाला, तो वो पहला कदम हो गया है। दूसरा कदम था कि जल्द ही जल्द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूरा जो हमारा 4057 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसके बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पहले फिक्स करें। तो उस काम को करने के लिए शुरुआत भी हुई। जो हमारा सेंट्रल सेक्टर है, जैसे जोशीमठ सेक्टर है, वहाँ पे हमारे बॉर्डर में शिपकिला है, उस जगह पे, लेकिन उसके बाद रुक गया। अभी मैं समझता हूं कि इंडिया और चाइना को समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं होगा अगर हम एक युद्ध स्टार्ट करते हैं जी। तो एक चीज बहुत अच्छी आज आप लोगों ने की, वो कि यूनिलैटरली कोई नहीं कुछ करेगा, मतलब अपने आप से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, करेगा तो बातचीत करके करेगा। उससे मेरे को कोई शक नहीं है कि आसानी से शांतिपूर्वक हल होगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जड़ जो है, हिंदुस्तान ने अपने नक्शे में 1954 में अक्साई चीन को अपने एरिया में शामिल किया, क्योंकि ऐतिहासिक अगर रिसर्च की जाए तो चीन अक्साई चीन में कभी नहीं था, चीन का कभी एडमिनिस्ट्रेशन वहां नहीं था। लेकिन हमने जो लाइन बनाई वो हमने अपनी तरफ से बना ली जी सर, और चीन ने जो अपनी लाइन बनाई 1956 की, वो उन्होंने अपने तरीके से बनाई। यूनिलैटरल एक्शन जो है उससे झगड़ा होगा। तो अब समझता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पे मैकमोहन लाइन का चप्पा चप्पा मैं देख चुका हूं, वहां राज्यपाल था। ऐसी 90% एरिया ऐसे हैं जहां पर सरहद बनी हुई है, एक पहाड़ों की श्रृंखला इतनी ऊंची है कि उसके ऊपर से अगर हम देखें तो एक तरफ चीन दिखता है, एक तरफ हिंदुस्तान दिखता है, तो वहां पे तो शक ही नहीं है। तो 90% एलएसी तो हमारी ऑलरेडी क्लियर है। 10% जो है, जो ठीक है जनरल साहब, वादियां, आप ये कह रहे हैं कि आप इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त है, ये बात पहले भी हुई जी जी। लेकिन आपने बीच में एक बात कही थी, मैं उस पर जाना चाहता हूं सर, मैं उस पर आप दोनों का रिएक्शन चाहता हूं, आपका और जनरल शंकर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद का। जनरल प्रसाद, पहले क्या आज के इस डेवलपमेंट के बाद, चलो एक दो शब्दों में मैं आता हूं सर, मैं आता हूं जनरल सिंह, मैं अभी आ रहा हूं सर आपके पास। शब्दों में मैं खत्म करता हूं। अच्छा बोलिए, बोलिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो इसलिए ये जो सरहद है हमारी, इसमें 3-4 जगह थी जहां पर कि लोहित नदी इंडिया में आती है, दूसरी जो सांगपो रिवर जो ब्रह्मपुत्र आती है, तीसरी नामजांगचू आती है। ये 3-4 वादियां हैं, वहां पर ऐसे ये पहाड़ी का सिलसिला स्पर अपना है या चीन का है। ये छोटे छोटे चीज है। 4000 किलोमीटर में अगर एक पहाड़ी उस तरफ दे दी और एक पहाड़ी हमने ले ली तो उसमें क्या होना है? उधर कुछ भी नहीं होएगा और इसमें कोई स्ट्रैटेजिक नुकसान या फायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूं अभी बहुत अच्छा समय है, दोनों देश, दुनिया का पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर हम फैसला कर लें कि हम शांतिपूर्वक एलएसी को पहले मानते हैं, एलओसी को फिक्स करते हैं, उसके पश्चात बाउंड्री की बात करेंगे कि अक्साई चीन के ऊपर से हमारी जो बाउंड्री बनाई थी हमने, ठीक है सर, वो हमारी है। अभी शुरुआत हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जनरल सिंह, जो आपने भी कहा, जनरल प्रसाद ने भी अभी यही बात कही थी। मैं अब दूसरे सवाल पर आ रहा हूं कि आज हमें बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि शुरुआत हो गई डिसएंगेजमेंट की। जनरल प्रसाद सर, लेकिन क्या आज आप गलवान में 15-16 जून की रात जो हुआ, वैसे किसी संघर्ष को या किसी सीमित या बड़े युद्ध को रूल आउट कर सकते हैं? देखिए, एक फौजी के नाते मैं किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकता।
आज अगर आप मुझसे कहेंगे कि मामला ख़त्म हो गया, अब फ़ौज का कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लगने वाली, तो आई एम सॉरी, मैं उससे एग्री नहीं करता। देखिए ये बड़ा इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, इसको हम इतने आसानी से नहीं ले सकते। ये एक हमारे 20 जवान मरे हैं BB 14 पे, तो वो हम अपनी जो सेक्रीफाइस किया उसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। तो जब तक कि इसका पूरा हमें फ़ायदा नहीं होगा, आई एम सॉरी, मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, एटलीस्ट दैट इज़ माई व्यू। देखिए, और दूसरी बात मैं ज़रा ज़रूरी बता दूँ, जो एक और नया एंगल शायद होगा, कि जब डिसएंगेजमेंट होता है ना, तो डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? डिसएंगेज का मतलब ये है कि जो आप पुरानी पोजीशन पर थे वहाँ पर वापस जाएं अप्रैल के महीने में। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जहाँ अप्रैल में वो हैं या थे, वहाँ से यहाँ आने में उनको कितना समय लगता है, उनकी इन्फेंट्री को कितना समय लगता है, उनकी टैंक फोर्सेस, आर्टिलरी और अदर सपोर्टिंग एलिमेंट्स को फॉरवर्ड एरिया में आने में कितना समय लगता है, और हमें अपने फॉरवर्ड एरिया में जाने में कितने समय लगता है। तो उतना ही समय भी हमें देखना है। इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू द टाइम ऑफ रीचिंग द फॉरवर्ड एरिया। अगर उन्हें 20 घंटे लगते हैं तो हम भी उतनी पीछे जाएंगे जहाँ हमें 20 घंटे में दोबारा आ सके अगर ज़रूरत पड़ती है तो। क्योंकि इस समय बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट हो रखा है, बड़ा ज़बरदस्त एक दूसरे के ऊपर शक हो रखा है। जब तक कि कई एक पहलू इसको सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि दोनों सेनाएं अपना प्रोफेशनल काम करेंगी, और वो इसी प्रकार से करेंगे कि देखती रहेंगी कि ये कहाँ तक गए, क्या हुआ, हम कहाँ तक गए, क्या हुआ, हमारी कितनी एडिशनल फोर्सेज आई थी, कहाँ से आई थी, उसको लाने में कितना समय लगा, उसको दोबारा अगर लाना पड़ गया तो कितना समय दोबारा लगेगा, वो लाएंगे तो उनको कितना समय लगेगा। ये सब चीज़ों को बड़ा अच्छी तरीके से डिटेल में जाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ वो जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और भविष्य में हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जिस भी पैरामीटर्स पर होता हो, क्या वो भी अब बदल गए हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? अब चीन के साथ आप जितनी ताकत के साथ वहां खड़े हैं, पहले नहीं थे, अपने वहां पर अपने लोगों को लेकर के गए हैं, तो ये हम वहां कब तक रहेंगे, ये भी अभी सवाल है। जनरल नरसिम्हन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जनरल साहब, अगेन वेलकम। अब जो खबर है आज की, उस पर मैं दोबारा आना चाहता हूं कि हमारे तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर, वो 2 पोस्ट हैं उनके पास, इन दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। सर, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि ये बातचीत इस तनाव को हल करने में कितनी बड़ी चीज थी? देखिए, जो कल जो बातचीत हुआ NSA साहब और उनका चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, ये काफ़ी एक अहमियत वाला चीज़ है। आप इसके पीछे थोड़ा सा जाके देखिए, इतनी बार जो है ज़मीनी लेवल पर बातचीत हो चुकी थी, मेजर लेवल पे बातचीत हो चुकी थी, 3 बार लेफ्टिनेंट लेवल पे बात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी ज़मीन पे जो हम देखने गए तो उस समय पे ये पता चला कि भाई ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। हालांकि खबर तो आ गया था कि पीछे जो इलाके में लोग आए थे वहां से तो उन्होंने थोड़ा हटना शुरू किया था, लेकिन काफी मात्रा में ये डिसएंगेजमेंट जो है नहीं हुआ था। अगर इस नजरिए से अगर आप देखेंगे इसको, तो कल वाला जो बातचीत है वो काफी अहमियत वाला चीज है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमारा विदेश मंत्री, उनका विदेश मंत्री से दोबारा बात किए थे, उसका भी असर है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मिलिट्री के लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे, हर लेवल पे जो दबाव है उसका एक परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं। जी सर, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। अजीत डोभाल जो है, उनका जिक्र हमेशा होता है जब देश में कहीं भी कोई बड़ा विवाद आ जाता है, तो हम देखते हैं कि वो आते हैं और उनका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस केस में भी स्पेसिफिकली आप उनका रोल अगर बता सकें, और जनरली उनका क्या काम करने का तरीका है? ये जो है, आपने इसके पहले भी आप मीडिया में भी देखे होंगे कि डोभाल साहब ने उनका एक यांग चेचिड करके एक शख्स है, उनसे बात की थी। उनका जो रैंक है ये फॉरेन मिनिस्टर का रैंक से भी ऊपर माना जाता है चाइना के अंदर। तो ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट या NSA साहब जो हैं कॉन्स्टेंटली मिलाप में न रहे, मिलाप में बातचीत भी होती रही, और इन सब का एक परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है सर, और उनकी तरफ से जो ये प्रतिनिधि थे, ये बताया जा रहा है कि ये भी बड़े पावरफुल थे वहां की सरकार में और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इनका काफी बड़ा ओहदा है। बिल्कुल, ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे तो उनका फॉरेन मिनिस्टर है,
इसके पहले जो मीडिया में जो खबर आया था, जैसे कि एनएसए साहब ने उनका यांग चिएची करके एक स्टेट काउंसिलर उनसे बात की थी, उनका जो पोजीशन है वो फॉरेन मिनिस्टर से भी ऊंचा पोजीशन है चीन के अंदर। तो इसीलिए वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे और उसके ऊपर का लेवल पे भी बातचीत होती रही है। तो ये एक कंटिन्यू करता हुआ एक सिलसिला है। इसका हम इस प्रकार से देखेंगे तो इसका परिणाम का जो कारण है वो हमें समझ में आएगा। सर, इसमें एक चीज और समझाइएगा कि ये इतनी सारी स्तर पर बातचीत चल रही है तो डायरेक्शन तो टॉप से आती है, लेकिन कोई सीधा संवाद प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति शी के बीच में नहीं हुआ। कम से कम ऐसी खबर तो बाहर नहीं निकल करके आई है, लेकिन फिर भी दोनों नेताओं की डायरेक्शन में ही हुआ होगा सब कुछ। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि प्रधानमंत्री भी हर समय पे जुड़े रहते हैं, उनको भी फिक्र रहता है कि बॉर्डर के अंदर क्या होता है। तो ये आपने देखा होगा पिछले लेह का विजिट के दौरान में भी उनका जो जवान का किस प्रकार से उन्होंने हौसला बढ़ाया था, किस प्रकार से संदेशा दिया था, ये सब जो सबका हाथ है, ये जो आज का परिणाम जो आप देख रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें और रुकना पड़ रहा है, कुछ और अपडेट भी आ रहा है इसी परिस्थिति को लेकर के। बड़ी खबर है आज की, बहुत जल्द लौटेंगे।